हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में हमने जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका आज हम करेंगे पार्ट 3। इससे पहले जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 वो आप देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, हमारे द्वारा आपको ऑडिटिंग पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। ऑडिटिंग वाले लेक्चर जिसने नहीं देखे वो उसको देख लीजिए। इसके अलावा GF एंड AR, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है, इसके 60% जो सिलेबस है वो आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। जो 30-40% रह गया उसको जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तीसरे नंबर पे जो जूनियर अकाउंटेंट का लिए कंप्यूटर का सिलेबस है वो आपको CET के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। तो CET का जो भी हमने आपको सिलेबस कंप्लीट कराया वो सब आपके जूनियर अकाउंटेंट में। उसके अलावा 1-2 टॉपिक है तो वो आपको अलग से कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। और बिजनेस मेथड 4th नंबर पे हम बिजनेस मेथड तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बिजनेस मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 5th नंबर पे हम प्लान कर रहे हैं कि आपको इसके बाद में इकोनॉमी या फिर साइंस में से एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाए। तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करा देंगे सभी टॉपिक को। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस मेथड में हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। बिजनेस मेथड में हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय संगठन के स्वरूप, एकल स्वामित्व, ठीक है। एक सेकंड में वो कर देता हूँ, 1 सेकंड लगेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि गंदा अच्छा लगता नहीं है ना। अब आ जाइए, देखिए हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय संगठन के स्वरूप, एकल स्वामित्व, ये वाला पोर्शन हमने देख लिया था। फिर इसके बाद हमने देखा था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज देखेंगे साझेदारी, ठीक है। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप को समझेंगे। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपसे रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे आपकी जो तैयारी है और ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। तो आ जाओ, ये अपना साझेदारी वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए, जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दिया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर होता है, ठीक है, जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी कितनी होती है और जो मेंबर होता है उसकी लायबिलिटी कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर की लायबिलिटी पूछी थी कि मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होती है। तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर B था हमारा, ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला, ठीक है। अगर हम बात करें कर्ता, ठीक है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है, ठीक है, तो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो कौन सी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप वह रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर आपस में कुछ डिसाइड करते हैं कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे एक साथ मिलकर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी कैपिटल रिस्क लेना है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, तो इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में मिलकर। उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। आज ये इसको समझते हैं। देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, 1932 का एक्ट है। तो ये थोड़ा सा याद रखें कि जो जब भी पार्टनरशिप एक्ट की बात करी जाएगी तो हमें याद रखना है 1932 का एक्ट है। तो हम कब की बात करें, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय में भारतीय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया था अस्तित्व में, ठीक है। उससे पहले जो ये पार्टनरशिप थी तो ये 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम के नाम से जाना जाता था, उसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। 1932 से पहले ये किसका हिस्सा हुआ करती थी, पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बाद में इसको 1932 में क्या करा गया, पार्टनरशिप एक्ट अलग से लाए और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साझेदारी की प्रकृति स्वैच्छिक व अनुबंधिक होती है। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से पार्टनरशिप कर रहा होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, मतलब दोनों आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। अब देखिए प्रोफेसर हैन ने क्या कहा। प्रोफेसर हैन के अनुसार साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं कि बीच परस्पर एक प्रतिज्ञा है, ठीक है। वो क्या प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपन सब मिलके इस बिजनेस को इतने आगे लेके जाएंगे और जो भी प्रॉफिट कमाएंगे इस रेशियो में बांट लेंगे। अगर लॉस हुआ तो इस रेशियो में लॉस का भी डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। जिसके अनुसार वह अपने लाभार्थ किसी वैधानिक व्यवसाय का संचालन करते हैं। अब देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932। तो ये 1 अक्टूबर आपको डेट याद रखनी है, ठीक है।
1 अक्टूबर 1932 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपके अस्तित्व में आई थी, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू होती थी। और इसकी जो धारा 4 है उसके अनुसार साझेदारी व्यवसाय से ऐसे व्यवसाय से है जो 2 या अधिक व्यवसायों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ठीक है, 2 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है, जिसके मुख्य उद्देश्य आपस में लाभों को बांटना होता है। जो भी प्रॉफिट होगा उसका क्या होता है, डिवीजन करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्यों करेंगे, है ना। तो ये प्रॉफिट के लिए करते हैं हर कोई। जो भी चीज़ हो रही है आज के ज़माने में क्या है, सब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब आप देखिए, आप भी क्यों पढ़ रहे हैं इतनी रात भर, दिन भर, क्योंकि आप भी अपने जीवन को स्टेबल चाहते हैं, अपने जीवन में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ठीक है, सैलरी, व्यवसाय, कुछ ना कुछ तो चाहते ही है ना, ठीक है, इसीलिए तो कर रहे हैं। व्यवसाय का संचालन उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसा लगा देते हैं, बोलते हैं मेरे से काम नहीं होगा, मैं सोता रहूँगा, तो वो जाके सो जाता है। दूसरा बंदा जिसमें डेडिकेशन होता है, जो लगन से लगा रहता है, वो काम करता है और वो उन लोगों को भी प्रॉफिट में हिस्सा देता है। फिर बाद में क्या करता है, जब तक जो जैसे मान लीजिए ए है एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, ये मेहनत करता है, हर एक काम को ईमानदारी से करता है, रात दिन सोचता रहता है बिजनेस को आगे कैसे लेके जाए और हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इतने सारे गुण हैं एक के अंदर। और जो इसके पार्टनर हैं बी एंड सी, ये क्या करते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, पब में जाते हैं, पैसे उड़ा जाते हैं, ठीक है। सी क्या करता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेता है और ये अलग अलग जगह क्या करता है, इन्वेस्ट कर दिए इसने पैसे, इस पर इस बिजनेस में नहीं ध्यान दे रहा। तो क्या होगा, बी तो पूरा बर्बाद हो जाएगा बाद में। अगर ए ने इस बिजनेस को छोड़ के चला गया तो सबसे पहले कौन बर्बाद होगा, बी। फिर बाद में धीरे धीरे कौन हो सकता है, सी, अगर उसने इस पैसे से पैसा नहीं कमाया तो, ठीक है। तो आपको क्या होता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि दूसरे के भरोसे पे बैठे रहें। थोड़े समय तक आपकी गाड़ी चल सकती है पर लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए इसके पढ़ते हैं, देखो इसके बारे में। अब देखिए साझेदारों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर। साझेदारों में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो मिनिमम कितनी होगी, 2, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो साझेदार होते हैं किसी भी बिजनेस में, उनकी न्यूनतम संख्या 2 होती है, वह अधिकतम संख्या कितनी होती है, 50 हो सकती है। कौन से नियम के अनुसार, पार्टनरशिप एक्ट का जो 2014 के नियम 10 के अनुसार, ठीक है। कंपनीज नियम 2014 में इस नियम को प्रतिस्थापित किया गया था कि साझेदारी जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर मिनिमम मेंबर्स होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, ठीक है। अब देखो यहाँ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार जब कुछ व्यक्तियों द्वारा समूह या संघ बनाकर कार्य करते हैं तो उनकी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ने मिलकर क्या बनाया, यूनियन, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, संघ, ठीक है, संघ बोला जाता है, ठीक है। तो संघ बनाकर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने, 100 मेंबर हो सकते हैं और 100 या 100 से अधिक होते हैं तो इन्हें क्या है, इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा अगर 100 से अधिक सदस्यों की संख्या हो जाती है, ठीक है। अब देखिए धारा 464(1) के प्रावधान के अनुसार ये जो नियम है, ऊपर वाले जो नियम है, किस पे लागू नहीं होते, HUF पे लागू नहीं होते, HUF, ठीक है। HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पेशेवर व्यक्तियों पर जो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशनिस्ट है ना, HUF प्लस प्रोफेशनिस्ट पे लागू नहीं होते हैं ये दोनों प्रोविजन, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो पार्टनरशिप में कितने, मिनिमम संख्या 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकती है। अगर कोई यूनियन, कोई संघ बनाकर, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है और 100 तक संख्या है तो बनाने की जरूरत नहीं है, 100 से अधिक हो जाती है तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। और HUF और जो प्रोफेशनिस्ट होते हैं जैसे डॉक्टर है ना, टीचर हो गया, लॉयर हो गए, ठीक है, तो इनको क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना है। देखो लाभों का जो बंटवारा होता है, प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है, निम्नलिखित व्यक्तियों को भी किया जाएगा, पर अपन उसको क्या नहीं बोलेंगे, पार्टनर नहीं बोलेंगे। किनको नहीं बोलेंगे, आ जाइए पढ़ता हूँ। देखो, परंतु इनके बीच साझेदारी की विद्यमानता हो आवश्यक नहीं है। साझेदार है, अगर मान लीजिए ए एंड बी है, ए प्लस बी है, बी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके जो डिपेंडेंट्स होंगे, जैसे इसकी वाइफ हो गई, इसके बच्चे होंगे, तो उनको क्या है, प्रॉफिट में से हिस्सा देगा ए, ठीक है, क्योंकि बी की मृत्यु हुई है, उसका शेयर तो है ना इस फर्म के अंदर, इसलिए, ठीक है। तो उनकी विधवा को लाभों में हिस्सा देना, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देते हुए लाभों में हिस्सा देना, तथा अवयस्क जो माइनर्स होते हैं उनको साझेदारी को लाभों में हिस्सा दिया जा सकता है, ठीक है।
अब देखिए साझेदारी का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ये आपके पास बाउंडिंग नहीं होता, ये क्या होता है, ऐच्छिक होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसी पार्टनरशिप का, तो वो क्या है, ऐच्छिक होता है, आपको कोई कंपलसरी नहीं है, बाउंड नहीं है कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही है। ठीक है, यदि भविष्य में साझेदारों के मध्य मतभेद हो जाए तो इन मतभेदों के निवारण के लिए साझेदारी का पंजीयन आवश्यक हो जाता है। एक अपंजीकृत फर्म अपने साझेदारों पर तथा अपंजीकृत फर्म के साझेदार अपने अपंजीकृत फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड ही नहीं कराया किसी ने किसी पार्टनरशिप को, तो वो उस पर फिर केस नहीं कर पाएंगे अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है। तो इसलिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ठीक है, परंतु बाहरी पक्षकार अपंजीकृत फर्म उसके साझेदारों, बाहरी पक्षकार कौन है, जैसे मान लीजिए ए एंड बी फर्म है, ए प्लस बी ये फर्म है, अब ये दोनों कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, मतलब पार्टनरशिप करी है इन दोनों ने। अब क्या होगा, इन दोनों ने कोई क्राइम कर दिया। क्राइम क्या करा, इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया 1,00,000 करोड़ का। ठीक है, अब ये 1,00,000 करोड़ का पैसा उठाकर इन्होंने क्या करा, इस पैसे को अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया और लोगों को अभी पैसा नहीं दे रहे। तो अब बाहर के लोग आके इन पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, जबकि इन्होंने इस फर्म जो पार्टनरशिप करी थी इसको रजिस्टर्ड भी नहीं कराया था। ठीक है, इन्होंने चाहे रजिस्टर्ड कराया हो नहीं कराया हो, पर बाहर के लोग इन पर केस कर सकते हैं, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर पाएंगे अगर इन दोनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, बहुत ईजी पॉइंट है, वापस से समझ लीजिए। ए एंड बी जो पार्टनर्स हैं, अगर एक दूसरे पे केस करना चाहें तो उनको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना। अगर ए बी पर क्या करना चाहता है, केस करना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए इन दोनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो ये आपस में एक दूसरे पर कोई भी केस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इन दोनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और बाहर से सी बंदा है, वो इन पे केस करना चाहे तो कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, चाहे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हो या नहीं करवाया हो। ठीक है, ये मैं स्टेटमेंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए आगे। अपंजीकृत फर्म व इसके साझेदार बाहरी पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं और ना ही न्यायालय के द्वारा लगाए गए जुर्माने को कम करवाने के लिए अपील कर सकते हैं। फर्म का पंजीयन फर्म के रजिस्ट्रार के पास करवाया जाता है। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। साझेदारी में परिवर्तन। ठीक है, तो अल्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, यदि साझेदारी के सामान्य व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने हो तो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। ठीक है, और यदि साझेदारी की प्रकृति जो नेचर है उसका परिवर्तन में किया जाता है तो निर्णय सर्वसम्मति से के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर कोई सामान्य व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेना है तो बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, और यदि साझेदारी की जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम जैसे साझेदार के प्रवेश पर बहिर्गमन पर सर्वसम्मति ली जाएगी, है ना। अगर जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 बंदे हैं। ठीक है, ये पार्टनर्स हैं। अब ये डी पार्टनर को, ये डी बंदे को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सर्वसम्मति से इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और इसको हटाना चाहते हैं सी को या डी को, किसी को भी, तो सर्वसम्मति से ही इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, साझेदार का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, अनलिमिटेड होता है। अब जैसे मान लीजिए अपन ने पढ़ा था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें जो करता था, है ना, ये जो करता था ठीक है, तो इसकी जो लायबिलिटी थी वो कैसी थी, अनलिमिटेड थी। ठीक है, LTD करता था, अनलिमिटेड, है ना। और यहाँ पर क्या है, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व भी कैसा है, असीमित ही है। तो ये थोड़ा सा देखो ध्यान रखते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की जो लायबिलिटी थी अनलिमिटेड थी, साझेदारी में साझेदारों की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, परंतु सीमित दायित्व साझेदारी। अब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आ गई है 2008 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो 2008 में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें क्या हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पारित कर दी गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब आया, 2008 के अंदर आया। ठीक है, इसके अंदर का बनी साझेदारी व साझेदारों का दायित्व क्या होता है, सीमित कर दिया जाता है। जितना कैपिटल उन्होंने लगाया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में कम से कम एक साझेदार का दायित्व क्या हो सकता है,
अनलिमिटेड हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि ऐसा नहीं है कि अगर सीमित लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के द्वारा अगर किसी ने पार्टनरशिप करी है तो उनमें से कम एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, ठीक है। तो जरूर होगा और वह भारत का निवासी होना चाहिए, तभी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, ठीक है। ये देखो इसके प्रोविजन यहाँ समझते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो देखो जो लिमिटेड लाइबिलिटी सीमित है ना, लिमिटेड कर दी है जो भी आपकी लाइबिलिटी है इन पार्टनर्स की अधिनियम 2008 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, एक्ट का नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसका कार्य कब से प्रारंभ किया? 1 अप्रैल 2009 से इसने कार्य प्रारंभ किया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ने। जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है? स्वैच्छिक व समाम्मिलित होता है, अपनी खुद की इच्छा से होता है, ठीक है। पंजीयन अनिवार्य तथा प्रारूप वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो इसका रजिस्ट्रेशन है REG, ठीक है, वो कैसा है? अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है, REG। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ध्यातव्य रहे, सीमित दायित्व साझेदारी LLP साझेदारों व साझेदारी फर्म का पृथक पृथक अस्तित्व होगा। आज आगे चलते हैं। देखिए साझेदारी के लक्षण तत्व, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो साझेदारी अनुबंध, करार, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। साझेदारी के जैसे निर्माण के लिए साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना आवश्यक है। यह अनुबंध स्पष्ट गर्भित हो सकता है, किंतु अधिकांशतः साझेदारी संलेख के आधार पर लिखित में होनी आवश्यक है। देखो जब भी कोई बंदे पार्टनरशिप करेंगे तो वो क्या है, उसको रिटर्न में कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है आगे चल के कोई डिस्प्यूट ना रहे, ठीक है। लाभों का विभाजन, अब देखो कोई भी पार्टनरशिप क्यों हो रही है कि वो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए तो हो रही है। तो साझेदारी में साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने प्रॉफिट का डिवीजन करना है, तो जिस रेशियो में, जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, ठीक है, तो लाभ का डिवीजन कैसे होगा? समान अनुपात में होगा, और वरना क्या होगा, इनके जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब में कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे पढ़ देता हूँ आपको। देखिए यही साझेदारी संलेख में हानि के संबंध में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। किसके? हानि के, है ना, लॉस के सेम। तो इसे लाभ के अनुपात में बांटा जाएगा, जितना प्रॉफिट आया है उसी रेशियो में क्या होगा, लॉसेस को भी डिवाइड कर लिया जाएगा। अब साझेदारी संलेख में लाभ विभाजन अनुपात तय नहीं है, तो लाभ या हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए लाभ का कोई कैलकुलेट नहीं किया गया तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को इक्वली दोनों में बांट दिया जाएगा। एजेंसी साझेदारी का अकाट्य प्रमाण है, साझेदारों में परस्पर स्वामी व एजेंट का संबंध होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि साझेदारों में जो साझेदार होता है, ठीक है, और साझेदारी में इनमें कैसा रिलेशनशिप होती है, स्वामी और एजेंट की रिलेशनशिप होती है। जो साझेदारों के बीच की रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? एजेंट व स्वामी की रिलेशनशिप बोला जाता है, ठीक है। स्वामी या एजेंट है ना, ओनर या फिर एजेंट की, ओनर एवं एजेंट की रिलेशनशिप, ऐसे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अन्य साझेदार बाध्य होते हैं, है ना, नियोक्ता या अभिकर्ता वाली रिलेशन। अब देखिए तीसरा, वैध व्यवसाय, ठीक है, वैलिड बिजनेस। वैलिड बिजनेस कब होगा? वैलिड बिजनेस तब होगा जब दोनों आपस में प्रॉपर एग्रीमेंट करके उस किसी को काम करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए प्रॉपर एग्रीमेंट कर नहीं रहे, प्रॉपर कार्य कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और तो फिर वो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट क्रिएट होंगे, फिर वो वॉइड हो जाता है बिजनेस, ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में वैध व्यवसाय के रूप में होना आवश्यक है। साझेदारी व्यवसाय अधिकतम साझेदारों की संख्या से अधिक होने पर तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे जो साझेदार हैं मिनिमम कितने 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने 50 होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कितने 50। अब 50 से ज़्यादा मेंबर्स के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है तो ये क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। जोखिम वहन करना, रिस्क, देखो कोई भी पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें रिस्क तो होता ही है, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बिना रिस्क के तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। सभी ज़्यादा लाभ विभाजन अनुपात में ही जोखिम को भी वहन करते हैं, मतलब जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस भी डिवाइड कर लेंगे, है ना। अब देखिए पागल, दिवालिया अवस्था मस्तिष्क का व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता है, ठीक है। जो मतलब जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है पार्टनरशिप करने की, वो कैसे वो पार्टनर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, क्या आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या इंसॉल्वेंट व्यक्ति है जो दिवालिया हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, उसके साथ पार्टनरशिप करके आपको क्या मिलेगा बताइए, है ना। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, मान लीजिए आप उसको बोलते हैं 1, वो बोलता है 4, आप फिर बोलते हैं 1, फिर वो बोलता है 5,
वो अपनी उस चीज़ पर है ही नहीं, उसको समझ भी नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप साझेदारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साझेदारी में साझेदारों के मध्य वैध समझौता करार होना अनिवार्य है। ये समझौता लिखित, मौखिक, गर्भित हो सकता है। एक साझेदार मुकदमा वापस लेने का अधिकार नहीं रखता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या, जैसे मान लीजिए, है ना, ये पेन अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो अब ये 3 साझेदारों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इनमें से सी जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, नहीं कर सकता। तीनों की एग्रीमेंट चाहिए, तभी कोई जो एग्रीमेंट किया गया है उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में साझेदार द्वारा अपनी क्षमता से अधिक किए गए खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई और कोई साझेदार निर्णय लेना चाहता है, कोई खर्च करना चाहता है, तो वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर वह होता है जो, जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस है, ए एक बिजनेस चलाता था, इसने क्या करा, इसने सोचा यार मैं बी को और मिला लेता हूँ अपने पार्ट, है ना, और हम दोनों मिलकर अब इस बिजनेस को चलाते हैं। बी आया, बी, अब ये क्या होता है, ए भी अपना 50% देता है, बी भी अपना 50% देता है पूरा, ठीक है। मतलब 50-50 की रेशियो में ये अपना 100% दे रहे हैं, एक तरीके से क्या दे रहे हैं, अपना वर्क दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, ठीक है। तो ए संभालता है जयपुर को, बी संभालता है जोधपुर को, ठीक है। तो ये दोनों पूरा प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। ये दोनों क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में हिस्सा लेते हैं तथा साथ साथ पूंजी भी निवेश करते हैं। यदि ऐसा साझेदार साझेदारी फर्म से बाहर जाता है तो इसे सार्वजनिक नोटिस देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर ए और बी इन दोनों में से कोई भी अपने बाहर जा रहा है, फर्म से बाहर, है ना, तो उसे पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे क्या बोला जाता है, एक्टिव पार्टनर बोला जाता है। अब देखिए स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पार्टनर तो है, प्रॉफिट में हिस्सा भी ले रहा है, परंतु क्या है, वो स्लीपिंग है, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे साझेदार जो केवल लाभों में हिस्सा लेता है, व्यवसाय के संचालन में नहीं। यदि ऐसे साझेदार बाहर जाता है तो इसे सार्वजनिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। गत्यावरोध प्रदर्शन द्वारा साझेदार, पार्टनर बाय एस्टोपेल, ऐसे साझेदार जो अपने हाव भाव या आचरण से तो प्रतीत होते हैं कि साझेदार हैं, परंतु वास्तव में वे साझेदार नहीं होते हैं, ठीक है। वास्तव में क्या है, साझेदार नहीं हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। यदि बाहरी पक्षकार इनको ध्यान में रखते हुए कोई लेन देन करता है तो ऐसे साझेदार भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाइए माइनर पार्टनर। क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल से कम की है, ठीक है। तो उस बच्चे को क्या, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है, ठीक है। तो माइनर पार्टनर अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जो माइनर्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, परंतु वो प्रॉफिट में शेयर रख सकते हैं, ठीक है। और वो लॉसेस में भी कितना शेयर होगा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा का उनको, मतलब उनको लॉस नहीं लग सकता है, ठीक है। उतने की उनकी क्या रहेगी, लाइबिलिटीज रहेंगी, ठीक है। किसी भी साझेदार में साझेदारी नहीं बन सकता। अवयस्क जो नॉन अडल्ट है ना, अवयस्क यदि पूंजी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो केवल लाभों के लिए साझेदार बन सकता है, और यदि हानि होती है तो अवयस्क का दायित्व उसकी पूंजी जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया उतने तक के ही लॉसेस के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। आज ये अब देखिए यहाँ नोट है, उल्लेखनीय है कि वयस्कता की उम्र प्राप्त कर लेने पर, है ना, अगर जैसे मान लीजिए किसी माइनर को अपने साझेदार बना भी लिया, ठीक है, प्रॉफिट में उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, है ना, 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का आ गया, है ना, तो उससे लेकर 6 महीने के भीतर भीतर उसे ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो साझेदार बने रहना चाहता है कि वो अपनी साझेदारी खत्म करना चाहता है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर प्रतिनिधित्व साझेदार, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर है वह व्यक्ति जो फर्म में प्रतिनिधित्व के रूप में अपने नाम का प्रयोग करने देता है, तो ऐसे व्यक्ति उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो प्रतिनिधि के कारण दिए गए हैं, ठीक है। नाम मात्र, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल क्या है, ये बिल्कुल नाम मात्र का पार्टनर है, कोई काम का पार्टनर नहीं है, ठीक है। ऐसा साझेदार जो केवल फर्म को अपने नाम के प्रयोग करने की अनुमति देता है और इसके लिए क्या है, एक मुश्त राशि वो पहले ही ले लेता है। तो नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, जैसे मान लीजिए MBA, ठीक है, MBA चाय वाला है, अब इसने क्या करा, जयपुर में खुद तो आ नहीं रहा है, ठीक है, खुद थोड़ी ब्रांच लगा रहा है, तो इसने अपने एक्स दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे नाम से यहाँ पे पार्टनरशिप, वो मेरा ये बिजनेस खोल ले और इसके लिए तू मुझे सिर्फ
₹5 दे देना या 50,000 रुपये दे देना। चलो ₹5 ज़्यादा बता दिए, 50,000 ठीक है, ठीक है। तो 50,000 रुपये दे देना। तो अब ये क्या होगा, ये एक मुश्त राशि ले ली MBA चाय वाला ने एक्स से, ठीक है, अपने नाम से बिजनेस करने देने के लिए। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोला जाएगा MBA चाय वाले को, ठीक है। ऐसे साझेदार जो केवल फर्म में अपने नाम के प्रयोग करने की अनुमति देते हैं और वो बदले में एक मुश्त राशि प्राप्त करता है, तो ऐसे साझेदार भी बाहरी पक्षकार के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। टाइप्स में क्या है, दायित्वों के आधार पर पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, तो सीमित लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, असीमित अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सीमित में क्या होगा, लिमिटेड में क्या होगा, लिमिटेड के लिए जो पार्टनरशिप एक्ट कब आया, 2008 के अंदर आया था, ठीक है। इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, परंतु इसमें एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर जो भारतीय होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस प्रकार की साझेदारी में स्वामित्व प्रबंधन अलग अलग व्यक्तियों के पास होगा तथा साझेदार की मृत्यु दिवालिया होने पर साझेदारी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें साझेदारों की मृत्यु दिवालिया होने पर पार्टनरशिप खत्म नहीं होती है, और इसमें जो पार्टनरशिप होती है और ओनरशिप होती है, ये दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ये कुछ फीचर्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। असीमित दायित्व वाली साझेदारी, इसमें ऐसे साझेदारी जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, इसमें सभी साझेदारों के व्यवसाय के संचालन में समान अधिकार होता है। अब देखिए नोट, साझेदार में साझेदारी का अस्तित्व पृथक पृथक नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है समयावधि के आधार पर, ठीक है। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है। एक निश्चित कालीन साझेदारी, फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ऐसी साझेदारी जो किसी समय विशेष के लिए प्रारंभ की जाती है उसे बोलेंगे फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ठीक है। और कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जिसमें किसी टाइम का उल्लेख नहीं होता है कि कितने समय तक है, जब तक चलती रहेगी, जब तक चलती रहती है, इस तरह की पार्टनरशिप उसे बोलते हैं नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब देखिए तीसरी है उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्टिव, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल पार्टनरशिप करी गई है कोई इसी स्पेशल कार्य को करने के लिए, तो बोलेंगे स्पेशल पार्टनरशिप। किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य के लिए स्थापित की गई साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। विशेष साझेदारी विशेष कार्य उद्देश्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अपने आप ही क्या होती है, खत्म हो जाती है। ऐच्छिक पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। ऐसी साझेदारी जो साझेदारों की इच्छा की अनिश्चित समय काल के लिए व्यवसाय करने हेतु स्थापित, ठीक है। तो जब तक उनकी इच्छा रहेगी तब तक वो पार्टनर बने रहेंगे, जिस दिन उनकी इच्छा खत्म हो गई उस दिन वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वैधता के आधार पर साझेदारी, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, ये दो प्रकार की होती है, एक लीगल पार्टनरशिप, एक इलीगल पार्टनरशिप, ठीक है। तो लीगल पार्टनरशिप में जब साझेदार देश में प्रचलित अधिनियम, कानून, लोक नीति के अंतर्गत कार्य करती है तो उसे क्या बोलेंगे, वैध साझेदारी कहा जाता है। और इलीगल पार्टनरशिप क्या होती है, ऐसी साझेदारी जिसका स्थापना देश में प्रचलित अधिनियम के अंतर्गत नहीं की गई है तो उसे अवैध साझेदारी कहा जाता है। जैसे चोरी किए गए माल को बांटना, अनैतिक कार्य इत्यादि, तो वहाँ भी पार्टनरशिप हो रही है, पर वो कैसी हो रही है, इलीगल हो रही है, देश के कानून के अगेंस्ट में हो रही है, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड, देखो पार्टनरशिप डीड को ऐसे समझिए, जो दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो एक क्या करेंगे, आपस में डीड बनाएंगे, ठीक है। मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, तेरा ये काम रहेगा, मतलब उसमें सारे जो कानून है, नियम है, वो सब लिख देंगे, नाम पता लिख देंगे, ठीक है। कब तक हमारी साझेदारी रहेगी, प्रॉफिट का अनुपात किस तरीके से रहेगा, ठीक है। अगर कोई कैपिटल लेकर आ रहा है बाद में, ठीक है, पहले दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया, अब बाद में और पैसे की जरूरत पड़ गई तो कौन लेकर आ रहा है, तो उसका किस तरीके से विभाजन रहेगा, तो इस तरीके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिख दिए जाते हैं। आज ये इसको पढ़ देता हूँ। देखो साझेदार का आधारभूत अधिकार पत्र, भागीदारी पत्र प्रवीण कहलाता है, ठीक है। साझेदार की उत्पत्ति साझेदारों के मध्य किए गए समझौते के आधार पर होती है। इस समझौते की शर्तों को एक पत्र पर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इनके जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सब किस पे, एक डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाता है उसका। इस लिखित पत्र को साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। यह समझौता लिखित व मौखिक दोनों रूप में हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं सिर्फ लिखित में हो, तो लिखित के साथ में मौखिक भी हो सकता है, किंतु लिखित समझौता भविष्य के लिए उपयुक्त रहता है ताकि भविष्य में साझेदारों के मध्य मतभेद होने पर
सुगमता से निपटारा किया जा सके। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे फर्म का नाम पता, साझेदारों का नाम पता, साझेदारी की अवधि, प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली कैपिटल, लाभ हानि अनुपात कितना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, साझेदारों के आहरण पर जो उन्होंने विड्रॉल किया है, पैसा निकाला है, इस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, उसके नियम। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या होंगे, कौन से नियम लागू होंगे। इसके लिए साझेदारों के मध्य कोई लिखित मौखिक समझौता नहीं होता है तो साझेदारी संलेख के अभाव में निम्नलिखित नियम लागू होंगे। कौन कौन से? पहला नियम है, देखो यहाँ पर ये कौन से नियम पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, अभी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, उन्होंने नहीं बनाई, तो ये होंगे प्रत्येक साझेदार को लाभों में बराबर हिस्सा मिलेगा, 1:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, लाभों में हिस्सा मिलेगा, भले ही इसने 10 लाख रुपए लगाए हों, ठीक है, और दूसरे बंदे ने कितने लगाए हों, दूसरे बंदे ने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया हों। एक बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए और एक बंदे ने 10 लाख लगाए, फिर भी इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं करी, तो इन्हें इक्वल प्रॉफिट में इक्वल हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बराबर होगा। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार के आहरण, ठीक है, विड्रॉल क्या है तो ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में फर्म को धनराशि देता है तो उसे 6%, ठीक है, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा देता है तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 6% याद रख लेना। ठीक है, किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, कमीशन व बोनस नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय संचालन प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। फर्म की पुस्तकें देखने, निरीक्षण करने, उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदारों को होता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, साझेदारी हमेशा किसी वैध व्यवसाय, ठीक है, वैलिड बिजनेस के लिए ही की जाएगी। समझौते में हमेशा अनुबंध करने की क्षमता होगी। समझौते के मध्य संबंध साझेदारी कहलाएगी और जिसके नाम से कार्य करेंगे वह फर्म का नाम कहलाएगा। साझेदारी का समापन होने पर आवश्यक नहीं है कि फर्म का समापन हो, लेकिन फर्म के समापन होने पर साझेदारी जरूर खत्म हो जाती है, तो यह याद रखना। ठीक है, साझेदारी के खत्म होने पे ये कोई ज़रूरी नहीं फर्म डूब जाएगी, पर फर्म के डूबने पर साझेदारी जरूर खत्म हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके खत्म होने पे क्या हो जाता है। अब देखिए साझेदारों के कर्तव्य, ड्यूटीज़। तो पार्टनर्स की क्या ड्यूटी रहेंगे, प्रतियोगी व्यापार ना करना। ठीक है, कॉम्पिटेटिव व्यापार, जैसे मान लीजिए X + B हैं, ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा B क्या कर रहा है, उसी बिजनेस को एक अलग और कर रहा है, तो अब ये खुद का पार्टनर के साथ बिजनेस है और एक और बिजनेस अलग से चला रहा है, तो इस तरह के बिजनेस नहीं करने। यदि ऐसा व्यापार करके कोई लाभ हुआ है तो इसे फर्म को सुपुर्द करना होगा। यदि किसी साझेदार के फर्म के नाम से कोई लाभ कमाया है तो उसे लाभ को भी फर्म को सौंपना पड़ता है। फर्म को हानि से बचाना एवं फर्म की संपत्तियों को व्यक्तिगत प्रयोग में ना लेना, व्यक्तिगत लाभों के लिए कार्य न करना, फर्म से जुड़े हुए खाता भाइयों को सही तरीके से बनाए रखना और मांगे जाने पर उपलब्ध कराना, फर्म के लिए तत्परता पूर्वक कार्य करना तथा पारिश्रमिक की मांग न करना, फर्म के संबंधों और ख्याति से गोपनीय लाभ ना कमाना। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा जैसे सिंपल सी बात है कि यार ड्यूटीज़ क्या होती हैं पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करे। ठीक है, अब वो कोई भी इस तरीके के बेईमानी पूर्वक कार्य नहीं करने जिससे क्या होगा, फर्म को नुकसान हो जाए। सिंपल सी बात है, यही ड्यूटी है। ठीक है, फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्या प्रोविजन है, आज ये देखिए। फर्म के विघटन का अर्थ है कि फर्म के व्यवसाय का बंद होना, जब सभी जो साझेदारों का फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात सामान्य अर्थ में सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी की समाप्ति हो जाती है, तो फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा कौन सी, 39 के अनुसार एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिनियम की जो धारा है 39 के अकॉर्डिंग, एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच जो साझेदारी का टूटना, इसे ही फर्म का विघटन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो साझेदारी के विघटन से फर्म डूब जाए ये कोई जरूरी नहीं, परंतु फर्म के विघटन से साझेदारी जरूर खत्म हो जाती है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, साझेदारी के विघटन से आशय साझेदारों के मध्य वर्तमान संबंधों में परिवर्तन से है, जबकि फर्म के विघटन से सभी साझेदारों के बीच संबंधों की पूर्ण समाप्ति से है।
दूसरा पॉइंट हो जाएगा साझेदारी के विघटन में फर्म का व्यवसाय चलता रहता है और फर्म के विघटन पर फर्म का जो व्यवसाय है वो समाप्त हो जाता है। साझेदारों के विघटन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का विघटन होगा, परंतु यहाँ पर क्या होगा, फर्म के विघटन पर यह अनिवार्य है कि साझेदारी का विघटन तो हो ही जाएगा, जो पार्टनरशिप की गई है ए और बी में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि फर्म के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है, जबकि ऐच्छिक भी हो सकता है और ये अनिवार्य भी हो सकता है फर्म का विघटन। ठीक है, अब साझेदारी फर्म के विघटन की रीतियाँ। ठीक है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स का डिसोल्यूशन होगा, ठहराव या समझौते द्वारा समापन, है ना, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है, कोई एग्रीमेंट करके साझेदारी को खत्म किया जा सकता है, साझेदारी की सहमति से या साझेदारों के बीच ठहराव के अनुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और अनिवार्य समापन, कंपलसरी डिसोल्यूशन से मतलब है कि फर्म की जो संपत्ति है अनिवार्य मतलब समाप्ति अनिवार्य रूप से कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब समस्त साझेदार, जितने भी साझेदार हैं अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाए। ठीक है, एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर अगर दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं तो उन्हें कंपलसरी डिसोल्यूशन कराना पड़ेगा, या जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यवसाय चलना अवैधानिक हो जाए, मान लीजिए ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई, अब जो ये काम करेंगे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तब भी उसका कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, सूचना द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अगर कोई अपने फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है तो वो नोटिस देकर इस तरीके से डिसॉल्व कर सकता है। ये साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदार को फर्म के विघटन करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर विघटन करवा सकता है। ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी, अगर मान लीजिए कोई इस तरीके की कोई घटना घट जाती है तब डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, किसी साझेदार की मृत्यु होना, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी निश्चित समय की समाप्ति पर या निश्चित कार्य के पूरा होने पर जो पार्टनरशिप है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय के द्वारा समाप्ति। ठीक है, तो डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, तो कोर्ट कब करेगा, जब साझेदार पागल हो जाएंगे या स्थायी रूप से अयोग्य घोषित हो जाएंगे या दुराचार के कारण उन पर आरोप लगने के कारण कोई पार्टनरशिप खत्म की जा सकती है। ठीक है, समझौता भंग होने पर, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भंग हो गया इसलिए उनकी पार्टनरशिप खत्म की गई है। व्यवसाय के निरंतर हानि हो रहा है, कंटिन्यू लॉस में है, तब किया जा सकता है। उचित व न्यायोचित आधार पर किसी साझेदार के भाग के हस्तांतरण होने पर भी इस तरीके से न्यायालय क्या कर सकता है, पार्टनरशिप को खत्म करा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना पार्टनरशिप वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया है और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बताइए साझेदारी फर्म के बीच समझौते को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 12/10/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि एक पार्टनरशिप फर्म के बीच समझौते को क्या कहा जाता है, साझेदारी अनुबंध, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी संलेख या समझौता पार्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें।